हेलो फ्रेंड्स, नामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए गए मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से है जो संग्रहित किया गया है वन लाइनर फॉर्मेट में। और ये आपके बिहार दरोगा मेंस और अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो इसका सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट को हमने कवर कर दिया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे तथा वे दूसरी बार इस पद पर कब से कब तक रहे? तो पहली बार रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक रहे और दूसरी बार में 1765 से 1767 ईस्वी तक रहे। बंगाल में द्वैत शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किया। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उप दीवान मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को बंगाल के लिए नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उप दीवान, एक मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को बंगाल के लिए नियुक्त किया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ तथा इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स ने ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया था। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स, और इसका कार्यकाल रहा 1774 से लेकर 1785 तक। वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को कहां से हटाकर कलकत्ता लाया था? तो ये मुर्शिदाबाद से हटाकर वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को कलकत्ता लाया था। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना किया। फौजदारी अदालतें किस अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी? तो सदर निजामत के द्वारा फौजदारी अदालतें निरीक्षित होती थी। फौजदारी मुकदमों में कौन सा कानून लागू किया जाता था? तो मुस्लिम कानून फौजदारी मुकदमों में लागू किया जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली यानी ड्यूअल सिस्टम को कब समाप्त करने का आदेश दिया? तो 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने की करने का आदेश दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को संरक्षक नियुक्त किया है। वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को संरक्षक नियुक्त किया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटा करके किसको नवाब का संरक्षक नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खान को। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कब हुआ? तो 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ 1776 में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? 1789 में। अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ 1789 में, और 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, 14 जुलाई 1789 को। किसने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया? तो ये विलियम बेल्किंस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, विलियम बेल्किंस। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण 1781 में किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण 1781 में हेस्टिंग्स के द्वारा कराया गया। 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? जोनाथन डंकन ने। 1782 ईस्वी में बनारस में ये संस्कृत विद्यालय जिसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय है, उसका स्थापना है जो जोनाथन डंकन के द्वारा कराया गया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा करवाया गया। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने करवाया।
बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 ईस्वी में हुई। बम्बई में 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ की स्थापना किया गया और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में किया गया। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी 1823 में। 1780 और ये एशियाटिक सोसाइटी का गठन क्यों किया जा रहा है इतना आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता था कि जो पुराने जैसे कि कोई वेद या फिर किताबें या कुछ पाया जाता है तो वहाँ पे रिसर्च इस पे किया जाता था, इसको है जो ट्रांसलेट किया जाता था, उसी पे है जो रिसर्च किया जाता था। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया था और यह भारत का पहला समाचार पत्र था। कौन? तो द बंगाल गजट। वारन हेस्टिंग्स के समय 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। वारन हेस्टिंग्स के समय 1774 में कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना, यह सुप्रीम कोर्ट उस समय जो कलकत्ता में था, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स के समय 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कोलकाता न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे। कोलकाता न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे कब इस्तीफा दिए? तो ये 1782 में कोलकाता के जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे 1782 में इस्तीफा दिया। पिट्स इंडिया एक्ट कब और किसके समय में पारित हुआ? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट वारन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरुआत किया गया, लाया गया था नियामक नीति। उसी में कुछ कमियां था, उसको सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में वारन हेस्टिंग्स के समय। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस समय हुआ था? तो वारन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुआ? वारन हेस्टिंग्स के समय। भारतीय अधिकारी राय रायन किसके हिसाब की देखभाल करता था? तो हेस्टिंग्स के। भारतीय अधिकारी थे राय रायन, यह वारन हेस्टिंग्स के हिसाब का देखभाल करता था। वारन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर किसने महाभियोग लगाया? तो बर्क के द्वारा। बर्क के द्वारा वारन हेस्टिंग्स पर फरवरी 1785 में इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया, इम्पीचमेंट लगाया गया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है। रिंग फेंस थ्योरी यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, वारन हेस्टिंग्स। सर जॉन मैकफर्सन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1785 से 86 तक सर जॉन मैकफर्सन बंगाल के गवर्नर रहे 1785 से 86 तक। किसे बंगाल के अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो सर जॉन मैकफर्सन को बंगाल के अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 से 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके समय जिला के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जिला के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में था। कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कोड का निर्माण कब करवाया था? कॉर्नवालिस कोड। तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की गई। अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट या इस्तेमारी व्यवस्था इसे बोलते हैं, यह कब तथा किसने लागू किया? तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल के क्षेत्रों में लागू किया गया और ये जमींदारों के द्वारा है जो टैक्स वसूला जाता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो जॉन सोर ने अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनवाई थी। भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू वसूलने के अन्य दो व्यवस्था कौन कौन थी? तो रैयतवाड़ी थी और महालवाड़ी थी। रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसानों से ली जाती थी और महालवाड़ी में जो किसानों के या माने एक गांव के जो मुखिया होते थे वो है जो उस तरीके से है जो अंग्रेज को टैक्स कलेक्ट करके देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब? 1792 ईस्वी में 12 महल जिले में पहली बार लागू किसने किया? तो कर्नल रीड ने। देखिए र से रैयत, र से रीड, इसे याद रख सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में 12 महल जिले में पहली बार लागू किया था कर्नल रीड ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में कब लागू किया गया? तो 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए मद्रास के गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए मद्रास के गवर्नर मुनरो को नियुक्त किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई में कब लागू हुआ?
तो 1825 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई में कब लागू हुआ? तो 1825 में। रैयत का मतलब होता है किसान, और रैयतवाड़ी मैंने किसान है जो अंग्रेज को डायरेक्ट टैक्स देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई, और ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था, 51% क्षेत्र में सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था था। बंबई में कब हुआ? तो 1825 में स्टार्ट हुआ। महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? तो 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की गई। महालवाड़ी का मतलब क्या था कि उसमें एक किसान के जैसे बहुत सारे किसान होते थे, उसका एक मुखिया बनता था, और मुखिया है जो या तो गांव, पूरा गांव का एक है जो मुखिया होता था, और वही है जो अंग्रेज को टैक्स देता था। महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? 1822 ईस्वी में। महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे हॉल्ट मैकेंजी। देखिए म से महालवाड़ी, म से मैकेंजी, वहां देखे थे रस रैयतवाड़ी, रस रीड। प्रारंभ में महालवाड़ी व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग तथा बाद में घटाकर कितना कर दिया? तो 1/2 भाग कर दिया गया। प्रारंभ में महालवाड़ी व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग, और फिर बाद में से घटा करके 1/2 भाग कर दिया गया। भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को। भारत में फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को। सर जॉन सोर बंगाल के गवर्नर कब से कब तक है? तो 1793 से लेकर 1798 तक सर जॉन सोर बंगाल के गवर्नर रहे। 1793 से 98 तक सर जॉन सोर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जॉन सोर कैसी नीति अपनाई थी? तो अहस्तक्षेप यानी कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई थी सर जॉन सोर। किसके कार्यकाल के समय? 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किया। तो सर जॉन सोर के समय। 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किया। लॉर्ड बेलेजली बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1798 से लेकर 1808 ईस्वी तक लॉर्ड बेलेजली बंगाल के गवर्नर रहे, 1798 से 1808। किसने सहायक संधि की पद्धति शुरुआत की थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने। यानी कि सब्सिडियरी अलायंस क्या होता था? सब्सिडियरी अलायंस ये होता था कि जैसे कोई राजा होता था, उसके यहाँ अंग्रेज क्या करते थे कि अपना सेना को इकट्ठा करवाते, अपनी सेना है जो बहाल करवाते थे। ऐसा एग्रीमेंट होता था कि हम है जो आपकी सेना, हम अपनी अंग्रेज सेना देंगे आपको सुरक्षा करने के लिए दूसरे राजाओं से, और बदले में आपको सेना को है जो रहने का और खाने पीने का और उसके साथ साथ सैलरी का इंतजाम आपको उसका देखभाल करना चाहिए, करना पड़ेगा। और यदि आप समय से है जो हमारे सैनिकों को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी जमीन का टुकड़ा लिया जाएगा। ठीक है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व है जो कहाँ के गवर्नर ने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर किया था, डुप्ले ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड बेलेजली से पहले भी किया था, कौन? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले डुप्ले। हैदराबाद कब सहायक संधि किया था? तो 1798 ईस्वी में हैदराबाद सहायक संधि किया, सब्सिडियरी अलायंस बनाया था। मैसूर कब सहायक संधि किया था? 1799 ईस्वी में मैसूर सहायक संधि अपनाया था। तंजौर के साथ, या तंजौर को तंजावुर भी बोलते हैं, जहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर है जो राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर के साथ सहायक संधि कब हुआ? तो अक्टूबर 1799 में तंजौर के साथ सहायक संधि हुआ। अवध के साथ सहायक संधि कब हुआ? 1801 ईस्वी में अवध के साथ सहायक संधि हुआ। पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है वह कब सहायक संधि किया? तो दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशावर सहायक संधि किया। बरार और भोंसले ने सहायक संधि किया था दिसंबर 1803 ईस्वी में। बरार और भोंसले ने दिसंबर 1803 में सहायक संधि किया। सिंधिया के साथ कब सहायक संधि हुआ? तो 1804 ईस्वी में। सिंधिया के साथ सहायक संधि हुआ 1804 में। और कहाँ के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया? तो ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध से जो 1799 में हुआ उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। और टीपू सुल्तान के मरने के बाद वहां के वोडेयार वंश के राजकुमार को है जो राजगद्दी पे बैठा दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने किया? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया गया लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। बंगाल का शेर स्वयं को कौन कहा करता था? तो लॉर्ड वेलेजली बंगाल का शेर अपने आप को कहता था, लॉर्ड वेलेजली। और मैसूर का टाइगर कौन था? तो ये टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुई थी? तो 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी।
सर जॉर्ज वार्लो बंगाल के गवर्नर के पद पर 1805 से 1807 ईस्वी तक सर जॉर्ज वार्लो रहे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपोही म्यूटिनी हुआ था। सिपाही विद्रोह किसके काले की महत्वपूर्ण घटना थी? तो सर जॉर्ज वार्लो की समय 1806 ईस्वी में सिपाही विद्रोह, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे थे? तो 1807 से लेकर 1913 ईस्वी तक लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर के पद पर रहे। लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1807 से 1913। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। रंजीत सिंह डॉक्टर ये देख आगे रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच हुआ था। अमृतसर की संधि किन किन के बीच हुआ? तो ये रंजीत सिंह और अंग्रेजों यानी कि जो उस समय चार्ल्स मेटकॉफ थे उसके बीच हुआ था। और इस संधि में मध्यस्थता किसने किया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ और इसमें चार्ल्स मेटकॉफ ने इसकी मध्यस्थता की, मीडिएट की। किसके समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ था? लॉर्ड मिंटो के समय। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग देखिए चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा क्या किया गया था? चाय और चीनी को छोड़ करके सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया। 1 लाख रुपया एजुकेशन पे भारत में खर्च करने को दिया गया और साथ में विद्वानों को जो प्रोत्साहित करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए भी आगे बढ़ाया गया। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पर और याद रखिए 1833 में है जो चाय और चीनी को भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः व्यापार करने से रोक दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1813 से 1823 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पर रहे, 1813 से 1823। एक वारन हेस्टिंग्स पहले वाला थे जो 1773 से ऊपर, ठीक है, और ये 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अब देखते हैं संगोली की संधि कब हुई थी? तो ये मार्च 1816 ईस्वी में सगोली की संधि हुई थी। सगोली की किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ? तो सगोली की संधि 1816 के द्वारा एंग्लो नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे? तो बासिल मोहम्मद, चीतू, करीम खान, अमीर खान, ऐसे सारे लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में थे। बासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान। पिंडारी होते कौन थे? तो पिंडारी ये मराठा के समय जैसे गैंगवाइज टाइप के होते थे। अगर इनको मराठा सरदार के द्वारा बोला जाता था कि आप जाके वहां से लूट करके धन लाओ, उसमें से आपका भी कुछ हिस्सा होगा, मेरा भी कुछ हिस्सा होगा, जिस राजा से मराठों की नहीं बनती थी। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से किसने नष्ट किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया? 1822 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट ये बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक लॉर्ड एमहर्स्ट बंगाल के गवर्नर रहे, 1823 से 1828। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो बर्मिज बार, कब और किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो 1824-26 में हुआ था। उस समय लॉर्ड एमहर्स्ट है जो गवर्नर जनरल था। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो यानडबू की संधि हुई थी। यानडबू की संधि 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर रहे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर कब बना? तो 1803 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर बना था, जो बाद में फिर भारत का गवर्नर जनरल बने 1833 में। किसके समय? 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बलिया
न पहनने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उस समय मद्रास के गवर्नर थे 1803 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया। हर एक 20 साल पे आता था ये चार्टर एक्ट, और ये ब्रिटिश जो महारानी होती थी वो है जो चार्टर पास करती थी। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स था। इसको याद रखें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव था। किसके सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, हाँ या ना? तो हाँ किया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, और अंतिम रूप से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत कराया राजा राम मोहन राय के सहायता से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके सहायता से कब तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में, और ये बीपीएससी पीटी में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठग किस देवी की पूजा करते थे? तो काली देवी की। काली देवी काली माता की पूजा करते थे ठग। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कब तथा किस कॉलेज की स्थापना किया? तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कब और किस कॉलेज की स्थापना किया? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में। और पटना जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है पीएमसीएच, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1926 में। इसको याद रखें, 1926 में पीएमसीएच की स्थापना की गई थी। किसके समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की अनुशंसा पर अंग्रेजों को अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 1831 में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को किसने हड़प लिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1831 ईस्वी में मैसूर को और 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को अपने राज्य में हड़प लिया, ब्रिटिश राज्य में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। शिशु बालिका की हत्या पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन्फेंट्रीसाइड पे रोक लगा दिया। इन्फेंट्रीसाइड पे यानी कि जो शिशु बालिका रहेगी उसकी हत्या पर रोक लगाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्ल्स मेटकॉफ बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1835 से 1836 ईस्वी तक चार्ल्स मेटकॉफ बंगाल के गवर्नर रहे। और चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक लॉर्ड ऑकलैंड बंगाल के गवर्नर पद पे रहे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 1842। 1839 से 1842 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध रहा, 1839 से 42। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत ऑकलैंड कब करवाया था? तो 1839 ईस्वी में। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड ये जो बनवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। यह पेशावर से कोलकाता तक था। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत ऑकलैंड कब करवाया था? तो 1839 में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति किस संसद ने प्रदान किया था? ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने। लॉर्ड एलनबरो बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1842 से 1844 ईस्वी तक लॉर्ड एलनबरो बंगाल के गवर्नर रहे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब समाप्त हुआ? 1842 ईस्वी में। फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ कब? 1842 में। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में किसने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी? तो नेपियर ने कहा था सिंध विजय के विषय में कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। ठीक है। दास प्रथा का अनुमूलन कब हुआ था? 1843 ईस्वी में।
स्लेवरी उन्मूलन हो गया, यानी कि खत्म हो गया, अबॉलिश हो गया 1843 में, एलन बेरो के समय। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? 1843 में ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी, जो अभी तक चल रही है। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहा? तो 1844 से 48 तक। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1844 से 48 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो 1845-46 में हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। नरबली प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया। लॉर्ड डलहौजी बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी बंगाल के गवर्नर रहे। सॉरी, यहाँ पे उस समय जो भारत के फिर गवर्नर जनरल बन गए, यहाँ पे दिया गया है कि बंगाल के गवर्नर। इसको थोड़ा सा आप करेक्टिफाई कर लें कि बंगाल के गवर्नर तो पहले रह चुका था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और सबसे अंतिम गवर्नर बंगाल के कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो इंडिया का गवर्नर जनरल बना था पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद है जो भारत का गवर्नर जनरल है जो बनते चला गया, तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। उसके ऊपर भी जितने पढ़े लॉर्ड हार्डिंग, ये सब भारत के गवर्नर जनरल रहे, इसको ध्यान रहे। जो भी 1833 के बाद रहे गवर्नर जनरल भारत के रहे। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध और जितने भी जो बंगाल महाराष्ट्र और मद्रास जो बम्बई, तीनों के जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे वो है जो बंगाल के गवर्नर जनरल। तीनों के गवर्नर के हेड कौन होते थे? तो ये भारत का गवर्नर जनरल। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 3 युद्ध लड़े गए थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम रामनगर का युद्ध हुआ था 16 नवंबर 1848 को, प्रथम रामनगर का युद्ध। दूसरा चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को, और तीसरा युद्ध गुजरात नामक स्थान पर हुआ था मार्च 1849 में। तो 3 युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पूछा है कि डलहौजी ने सिक्किम पर कब अधिकार कर लिया? 1850 ईस्वी में सिक्किम पर डलहौजी ने अधिकार किया, और सिक्किम को भारतीय राज्य में एक एसोसिएट स्टेट के रूप में बनाया गया 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा एक पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया स्टेट का। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला लिया गया। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई। इनाम कमीशन की स्थापना कब? 1852 में। डलहौजी के शासनकाल उसके व्यापगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़पगत सिद्धांत इसे बोलते हैं। डलहौजी के शासनकाल उसके व्यापगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। अंग्रेजी साम्राज्य में सतारा राज्य को कब विलय किया गया? तो 1848 में सबसे पहला राज्य था जिसे व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा 1848 में है जो सतारा राज्य को विलय कर दिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में। और सतारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अंग्रेजी साम्राज्य में जैतपुर और संबलपुर राज्य को कब विलय किया गया? तो 1849 में जैतपुर और संबलपुर को, संबलपुर उड़ीसा में, जैतपुर जबकि जैतपुर का है मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में है जैतपुर, और संबलपुर उड़ीसा में। इसे अंग्रेजी समाज में मिलाया गया 1849 में। अंग्रेजी समाज में बगात कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य को कब मिलाया गया? तो 1850 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य में बगाट राज्य को कब विलय किया गया? 1850 में। और अंग्रेजी समाज में उदयपुर जो मध्य प्रदेश राज्य में है उसे कब मिलाया गया? 1852 में। शायद एक उदयपुर राजस्थान में है और एक उदयपुर दिया गया है, तो ये 1852 में राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया जो मध्य प्रदेश में। अंग्रेजी साम्राज्य में नागपुर राज्य को कब विलय किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में 1854 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में नागपुर को मिला लिया गया। अवध पर, और यहाँ पे एक छुटा हुआ है झांसी को 1853 में मिला लिया गया। ठीक है, अवध पर कुशासन यानी माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज में कब मिला लिया गया?
तो 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन यानी माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। 1856 ईस्वी में अवध का नवाब कौन था? तो बाजिद अली था, बाजिद अली शाह था। बाजिद अली शाह उस समय 1856 में अवध का नवाब था। 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक था सआदतुल्ला खान। 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक था सआदतुल्ला खान। 1856 ईस्वी में किसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ है जो स्थानांतरित किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर किया। किसने अपनी सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। देखिए, शिमला में दो राजधानी थी उस समय। जो मुख्यालय अंग्रेजी सेना का रखा गया कहाँ पे? शिमला में, इसलिए कि वहाँ पे सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा है जो ठंडी प्रदेश में रहे और आराम कर सके। उसको अगर कोई भी जो गर्मी क्षेत्र में अंग्रेज होते थे, गर्मी क्षेत्र में काम करते थे तो बहुत ही परेशानियों से झेलते थे, डिजीज भी बहुत सारे होते थे, पनपते थे, जिस कारण से वो ठंडे प्रदेश में रहना अपनी सेना को शिफ्ट कर दिया। उसका मुख्यालय रखा शिमला में। लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि 1853 में सबसे प्रथम रेल चला था, ठीक है, बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को। और ये कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट का पारित हुआ 1854 ईस्वी में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था 1854 में। भारत में पहली बार कब डाक टिकट प्रचलन हुआ था? 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट प्रचलन में आया। भारत में किसने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी आज भी डिपार्टमेंट है जिसके तहत है जो जितने भी सारे वेलफेयर जो पुल रोड, ठीक है, इस तरीके से निर्माण कराए जाते हैं, स्कूल, सारे पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत होते हैं। तो भारत में किसने पहली बार पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कराई? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब? 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया, यानी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट की स्थापना किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में। किसके समय 1853 ईस्वी में कोलकाता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में कोलकाता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू किया गया। और ये यदि तार सेवा न होता तो 1857 की क्रांति है जो रुक नहीं पाती, क्योंकि 1857 की क्रांति में सारे जो क्रांतिकारी थे वो उसको दबाने के लिए अंग्रेज है जो एक जगह से दूसरी जगह फोन पे जो तार वाला फोन था उससे है जो कनेक्ट कर लेते थे, जिस कारण से आसानी से दिया जाता था क्रांतिकारियों को। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था अपनी सेना के लिए और खुद के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। वह कौन भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, एस.एन. टैगोर। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। तो भारत में कहाँ पे? इलाहाबाद में और लंदन में दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाना, इसलिए प्रयागराज इलाहाबाद को आज भी है जो यूपीपीसीएस यूपीएससी के बहुत सारे तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे। डलहौजी ने किस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो नरबली प्रथा को। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग बंगाल के गवर्नर पद पर रहे। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, एक बार आपको हम सीरियली बता देते हैं कि देखिए, बंगाल का पूछे गवर्नर कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे पहला, सब पहला की बात कर रहे हैं, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, देखिए, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव,
फिर एक आया वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर वहां से स्टार्ट चलते रहा, और अंतिम में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का गवर्नर जनरल से हटा करके उसको प्रमोट कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में, 1833 एक्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त कर दिया कब, तो 1858 में, और उसके जगह पे लॉर्ड कैनिंग, जो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था, उसको है जो पहला वाइसराय बना दिया गया। ध्यान रहे, पहला वाइसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग सबसे पहला वाइसराय बना और सबसे अंतिम गवर्नर जनरल भारत का था। इसको इस तरह से याद रखें। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। किसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1866 ईस्वी में आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना की गई, और इसे इलाहाबाद में कब स्थानांतरित कर दिया गया, तो 1875 ईस्वी में। आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई, और इसे इलाहाबाद में 1875 में स्थानांतरित कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने कब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि विडो री मैरिज एक्ट स्वतंत्र रूप से लागू किया, तो 1856 पे, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ। भारत में पहला कानूनी विधवा कलकत्ता में कब और किसके प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ, तो 7 दिसंबर 1856 को भारत में पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के देखरेख में संपन्न हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ये प्रिंसिपल थे। ये संस्कृत मतलब कि ये प्रमोट किए कि संस्कृत वाले, संस्कृत है जो सब पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो। लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब किया गया, लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब किया गया, 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में महालेखा परीक्षक का नियुक्ति किया गया। भारत के किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया, तो मैकाले का। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया। कब अपराध विधान संहिता लागू किया गया, तो 1859 में अपराध विधान संहिता लागू किया गया, यानी क्रिमिनल प्रोटेक्शन एक्ट, सीआरपीसी। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, और इसी के द्वारा है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत का सचिव है जो राज्य सचिव बनाया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे जो असिस्ट करते थे, सहायता करते थे वाइसराय को। पोर्टफोलियो प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम कब लागू किया गया था, 1861 में, यानी किस डिपार्टमेंट में फाइल कौन डिपार्टमेंट की जाएगी, तो ये पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट है जो पोर्टफोलियो सिस्टम है जो बन गया था 1861 में। लॉर्ड एल्गिन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे, तो 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक लॉर्ड एल्गिन बंगाल के गवर्नर रहे। बहावी आंदोलन का दमन करवाया था, लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन कराया। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हुआ था 1863 में, लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863। लॉर्ड लॉरेंस बंगाल के गवर्नर 1864 से 69 तक, लॉर्ड लॉरेंस बंगाल के गवर्नर रहे 1864 से 1869 तक। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया, 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। भूटान की राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है। भूटान का मुद्रा पूछता है हर बार, एनगुलट्रम, याद रखें एनगुलट्रम है जो भूटान का मुद्रा है। अफगानिस्तान के संबंध में किसने हस्तक्षेप यानी कि नन इंटरफेरेंस की नीति अपनाई थी, तो लॉर्ड लॉरेंस। और जॉन सोर को जाना जाता है हस्तक्षेप की नीति के लिए। अफगानिस्तान के संबंध में किसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, तो लॉर्ड लॉरेंस ने। और अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट का नाम है क्या है, तो सोरा है, सोरा। अफगानिस्तान के संबंध में लॉरेंस हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो शानदार निष्क्रियता यानी कि ग्लोरियस न्यूट्रलिटी।
अफगानिस्तान के संबंध में लॉर्ड लॉरेंस हस्तक्षेप की नीति यानी कि नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो शानदार निष्क्रियता। निष्क्रियता का मतलब न्यूट्रलिटी, यानी कि अफगानिस्तान के संबंध में न्यूट्रल रहे लॉरेंस, कोई भी एक्शन न लिए। लॉर्ड लॉरेंस के समय ओडिशा में भीषण अकाल पड़ा था 1866 में। लॉर्ड लॉरेंस के समय ओडिशा में भीषण अकाल कब पड़ा? 1866 में। बुंदेलखंड और राजपूताना में कब भीषण अकाल पड़ा? तो 1868 से लेकर 1869 में बुंदेलखंड और राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा, जिसे दुर्भिक्ष बोलते हैं या फैमिन बोलते हैं अकाल को। लॉर्ड लॉरेंस किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया? तो लॉर्ड हेनरी कैंपबेल। लॉर्ड लॉरेंस ने अकाल आयोग का गठन किया हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में। और पहले भी जो बनाया गया है तो उसमें जो स्ट्रेची आयोग का जिक्र किया गया है, स्ट्रेची आयोग भी बनाया गया था तो अकाल आयोग के लिए। किसके द्वारा तथा कब भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई? तो लॉर्ड लॉरेंस के समय, लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई तो लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा 1865 में। लॉर्ड मेयो बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1869 से 1872। 1869 से 1872 तक बंगाल के गवर्नर कौन रहे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में प्रथम बार अनियमित रूप से जनगणना जारी की गई, और इसको जब ये अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो टहल रहा था तो उस समय जो पठानी एक कैदी था वो है जो आकर के इसको चाकू भोंक दिया था, और वहीं पे इसका लॉर्ड मेयो का खत्मा हो गया था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में कब मेयो कॉलेज की स्थापना किया? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने अजमेर में, कहाँ पे? अजमेर, राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था 1872 में। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किसने कराई थी? तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कराया लॉर्ड मेयो ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, जो यह अनियमित था, जिसे बाद में नियमित किया गया 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा, और यह प्रत्येक 10 साल पे होती है। देखिए, लॉर्ड मेयो को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर किसने हत्या किया? तो अफगान शेर अली अफरीदी ने 18 फरवरी 1872 को लॉर्ड मेयो को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के हत्या कर दी गई अफगान शेर अली अफरीदी के द्वारा 8 फरवरी 1872 को। लॉर्ड नॉर्थब्रुक बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1872 से 76 तक लॉर्ड नॉर्थब्रुक बंगाल के गवर्नर रहे 1872 से 76 तक। किसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। किसने यह घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना यानी टैक्स को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा कि मेरा घोषणा है, मेरा उद्देश्य है कि कर को हटाना यानी टैक्स को हटाना है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है, जो अनावश्यक है, जो लेजिस्लेचर प्रोसेस है उसको खत्म करना है। पंजाब के प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पंजाब के प्रसिद्ध कुका आंदोलन हुआ था। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन कब हुआ था? तो ये किसके समय? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। किसके समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच, किसके समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। देखिए, स्वेज नहर का निर्माण किया गया था 1869 में, जब लॉर्ड नॉर्थब्रुक है जो यहाँ पे क्या थे? तो वाइसराय था। और याद रखें कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में ही, ठीक है। 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के द्वारा विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। लॉर्ड लिटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहा? तो 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन बंगाल के गवर्नर रहा। लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में कब अकाल आयोग यानी फैमाइन कमीशन की नियुक्ति किया था? 1878 में। लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में कब अकाल आयोग की नियुक्ति किया? 1878 में। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई? 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई, 1 जनवरी 1877 को। लॉर्ड लिटन ने कब भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया? तो मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया। यह भारतीय समाचार पत्रों को जो हिंदी, जो जिस लैंग्वेज में होता था, जैसे भारतीय भाषा में होता था, उस पर है जो पहले
उस पर सेंसरशिप लगाया कि आप है जो सबसे पहले है जो पुलिस को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक आप समाचार पत्र नहीं दिखाइएगा, उससे जांच नहीं कराइएगा, तब तक आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, है जो प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। उस कारण से जो एबीपी न्यूज़ था, एबीपी जो आज अमृत बाजार पत्रिका जो एबीपी न्यूज़ होता है, वो सबसे पहले तो क्या था, तो एबीपी था, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, मोतीलाल घोष के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये है जो रातों रात जो लोकल भाषा से अंग्रेजी भाषा में है जो कन्वर्ट हो गया। पायनियर अखबार ने किस प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पायनियर अखबार ने समर्थन किया था। जो लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस एक्ट 1878 आया था, उसको पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन दिया। भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी इंडियन आर्म्स एक्ट किसके समय, तो लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में पारित हुआ था इंडियन आर्म्स एक्ट। किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया, तो लॉर्ड लिटन के समय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। फिर बाद में इसे लॉर्ड रिपन ने 19 वर्ष से फिर से 21 वर्ष किया था रिपन ने। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी, तो 23 वर्ष निर्धारित की गई थी 1857 में। 1859 में आयु सीमा घटा करके कितनी वर्ष कर दी गई, तो 22 वर्ष। 1859 में 22 वर्ष कर दी गई। 1859 में आयु सीमा घटा करके 22 वर्ष कर दी गई। 1866 में 22 से घटाकर 21 वर्ष की गई 1866 में। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने, तो लॉर्ड लिटन ने। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने और कहाँ की थी, तो अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में। और किसके सहयोग से, तो सर सैयद अहमद खान के सहयोग से लॉर्ड लिटन ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में किया, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, AMU। लॉर्ड रिपन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे, तो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक लॉर्ड रिपन बंगाल के गवर्नर रहे, 1880 से 84। और लॉर्ड रिपन को है जो माना जाता है, ये जाना जाता है, ये देखिए पहले तो 1881 में है जो ये नियमित जनगणना स्टार्ट किए, हर एक 10 साल पे स्टार्ट करवाया था, जो पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में एक अनियमित रूप से स्टार्ट हुआ था। और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो पंचायती राज का जो जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सबसे पहले मद्रास में ही लॉर्ड रिपन ने है जो एक है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो बनवाया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में किसने समाप्त कर दिया, तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त किया। किसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया, तो लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया, जो पहले लॉर्ड लिटन के द्वारा 21 वर्ष से 19 वर्ष घटा दिया गया था। किसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून 18 मई 1882 को लॉर्ड लिटन ने पास कराया, ठीक है। स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून कब बना, तो 18 मई 1882 को लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना यानी कि रेगुलर सेंसस स्टार्ट की गई, तो लॉर्ड रिपन के समय। हैदराबाद और राजपूतानों को जनगणना में कब नहीं जोड़ा गया, तो 1881 में हैदराबाद और राजपूतानों को जनगणना में नहीं जोड़ा गया था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम यानी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। कौन सा अधिनियम चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं थी, तो प्रथम कारखाना अधिनियम चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, तो विलियम हंटर के समय। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। तो यहाँ पे पूछ सकता है विलियम हंटर किससे संबंधित है, तो शैक्षणिक सुधार से यानी कि एजुकेशन से संबंधित है, और ये लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था। इलवट विधेयक कब प्रस्तुत की गई थी, तो 2 फरवरी 1883 को इलवट विधेयक प्रस्तुत की गई थी। किस विधेयक के विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता था, तो इलवट विद्रोह को। इलवट बिल को श्वेत विद्रोह यानी कि व्हाइट लोग है जो जैसे ही इलवट
बिल पास हुआ 1883 में, इसको पेश किया गया, तो सारे अंग्रेज है जो इस पे विद्रोह करने लगे, क्योंकि इसका ये था कि अब अंग्रेज जो पहले से चला आ रहा था कि अंग्रेज अंग्रेज जो जज होंगे वो है जो हिंदू और अंग्रेज माने वाइट अंग्रेज और अंग्रेज जो जज होंगे वो सारे का मतलब कि जज कर सकते हैं, ठीक है, जजमेंट कर सकते हैं कि किसको क्या कानून का सेवा क्या मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन है जो एक जो हिंदू होता था या फिर मतलब जो भारतीय होते थे उसका है जो उसको है जो ये लॉ नहीं था कि वो है जो अंग्रेजी की सजा पाते थे, अंग्रेज का जिसका मुकदमा चलता था उसको सजा दे सके, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया था एल्बर्ट बिल में कि दोनों को अंग्रेज और चाहे वो भारतीय हो समान रूप से है जो कोई भी जज हो, चाहे वो भारतीय हो चाहे अंग्रेज का जज हो, ठीक है, दोनों है जो सजा है जो अनाउंस कर सकता है। इस कारण से यह विद्रोह हुआ। किसने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसे बोला फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प किसको बोला जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है। और क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था 1914 के आसपास उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने है जो घायलों की मदद किया था और एक नर्स थी। लॉर्ड डफरिन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1884 से 1888 ईस्वी में तक लॉर्ड डफरिन बंगाल के गवर्नर रहे। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन बंगाल के गवर्नर रहे। सॉरी, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा सुधार कर लीजिए कि लॉर्ड डफरिन है जो भारत का गवर्नर अभी क्या था, भारत का वाइसराय था। 1858 से वाइसराय पोस्ट है जो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और पहला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय से स्टार्ट हुआ और लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर बन गया था। लॉर्ड डफरिन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1885 से 1888 तक के बीच में लॉर्ड डफरिन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। किसके समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड डफरिन के समय। टेनेंसी मतलब होता है किराएदार यानी टेनेंट, ठीक है। तो ये जो जमीन पे जो खेती करते थे वो किराएदार के रूप में करते थे, उसी के लिए है जो बंगाल में, अवध में, पंजाब में ये लॉर्ड डफरिन के समय टेनेंसी एक्ट पास हुआ था 1885 के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में बम्बई में हुआ था, ठीक है। तेजपाल संस्कृत विद्यालय ऐसे था, वहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसका पहला मीटिंग और ए.ओ. ह्यूम की नेतृत्व में किया गया था। ए.ओ. ह्यूम सचिव थे। ए.ओ. ह्यूम। लॉर्ड लैंसडॉन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक थे? तो 1888 से 94 ईस्वी तक लॉर्ड लैंसडॉन बंगाल के गवर्नर रहे। लॉर्ड लैंसडॉन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक थे? 1884 से 94। यहाँ पे भी सुधार कर लीजिए, यहाँ पे अभी है भारत के वाइसराय या भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट बंद हो गया था बंगाल के गवर्नर या भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, इसको है जो वाइसराय के रूप में याद रखें। डूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडॉन के समय डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। लॉर्ड लैंसडॉन के समय डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में लाया गया। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लाया गया। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था किस कारखाना अधिनियम में की गई? तो दूसरा जो कारखाना अधिनियम आया फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन के समय आया 1881 में, और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया और यह इसमें सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड कर्जन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1899 से 1805 तक। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन बंगाल के गवर्नर रहे। फिर यहाँ पे मिस्टेक है, भारत का वाइसराय रहे लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया? 1899 में। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया? 1899 में। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 में बना। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, कलकत्ता निगम कानून बना था कब? 1899 में। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग यानी कि इरिगेशन कमीशन की स्थापना किया था? सर कॉलिन स्कॉट
मानक्रिफ। कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ याद रखें, जिनके अध्यक्षता में कर्जन ने 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की। कर्जन किसकी अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना किया? तो टॉमस मुनरो की अध्यक्षता में रेलवे आयोग यानी रेलवे कमीशन की स्थापना कर्जन के समय किया गया। और कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना किया? तो सर एंड्री फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग यानी पुलिस कमीशन की स्थापना किया। कर्जन किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया? तो सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना 1904 में किया। कब हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कब हुआ, पूछा जाता है क्वेश्चन, 1904 में। कर्जन किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग यानी फेमाइन कमीशन का गठन किया? तो सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में कर्जन ने अकाल आयोग का गठन किया। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया। किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया, लॉर्ड कर्जन ने। किसने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने। सबसे पहले जो एंसेंट मोन्यूमेंट एक्ट आया वो लॉर्ड कर्जन के समय आया, यानी कि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया, इसके लिए कानून बनाया लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने कराया भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। किसके समय तथा कब सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया? तो कर्जन के समय 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। सहकारी उधार समिति अधिनियम कर्जन के समय 1904 में बनाया गया। कृषि बैंक किसने खुलवाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने कृषि बैंक खुलवाई थी, एग्रीकल्चर बैंक। कर्जन ने कब कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किया? 1901 में कर्जन ने कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किया। कर्जन के समय कब? पूसा दिल्ली में है, ठीक है। कर्जन के समय पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई 1905 में, जो अभी भी पूसा रोड में आप मिलेगा आपको। ये एग्रीकल्चर ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो संस्थान है पूसा में। कर्जन के समय कब पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई? 1905 में। पृथक गोपचर विभाग की स्थापना किया था कर्जन ने। देखिए पूसा एक समस्तीपुर में भी पूसा है जहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला गया था, तो इसको याद रखें पूसा। और एक पूसा जो अभी दिल्ली में है वो यही समस्तीपुर वाला जो पूसा नाम से बनाया गया वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। देखिए पृथक गोपचर विभाग की स्थापना किसने कराया था? तो कर्जन ने। किसके कार्यकाल के समय कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो कर्जन के समय कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था कर्जन के समय। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कहाँ की गई थी? तो शिमला में। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी। बंगाल विभाजन की योजना कब लागू किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू किया गया, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो 2 प्रांतों में बंगाल को बांटा गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका को बनाया गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो ढाका को। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया? एंड्रयू फ्रेजर को। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय आगा खान और उल्ला खान के द्वारा ढाका में कब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? तो 1906 में। 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय आगा खान और उल्ला खान के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 नहीं 7 कर लीजिए। 1907 में कांग्रेस के है जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच कब बैठक हुई? तो 1907 ईस्वी में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। देखिए इस तरह से मिस प्रिंट कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है। समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ था? 1908 ईस्वी में। समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ 1908 ईस्वी में। समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1908 में। और जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। घोष नहीं, घोष याद रखे, घोष, ठीक है, बोस नहीं घोष थे। रास बिहारी बोस वो थे जो सिंगापुर में जो सहायता किए थे
इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में सुभाष चंद्र बोस। समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1908 में। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार कर किया गया? तो 22 जुलाई 1908 को 6 वर्ष की सजा दी गई। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 6 वर्ष की सजा दी गई। फिर बाद में उन्होंने 1914 में है जो जेल से निकले थे, ठीक है, और होम रूल की स्थापना की। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एसवी सिन्हा। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसवी सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा को गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था बनाया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बंगाल के गवर्नर जनरल 1910 से लेकर 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बंगाल के गवर्नर जनरल रहा। ब्रिटेन के, इसको सही कर लीजिए, भारत के गवर्नर जनरल, भारत अब यहाँ पे भारत स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, चाहे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देखें या तो फिर वाइसराय के रूप में देखें। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत किसके समय आया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया? तो 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। हार्डिंग द्वितीय के द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली के स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई। दिल्ली भारत की राजधानी फिर बनी थी 1912 में। 1911 में घोषणा हुआ और दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। और 22 मार्च 1912 को बिहार का भी स्थापना दिवस मनाया गया, बिहार को भी स्थापना किया गया तो 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो बंगाल से अलग करके बनाया गया, बिहार और उड़ीसा को साथ में रखा गया और फिर उड़ीसा को 1936 में है जो अलग कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में कब बम फेंका गया और इस कांड में किसको फांसी दी गई? तो 23 दिसंबर 1912 को बाल मुकुंद। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को बाल मुकुंद ने बम फेंका, जिस कारण से उनको इस कांड के लिए फांसी दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 25 जुलाई 1914 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और ये 1918 तक चला। किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की प्रकाशन किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की प्रकाशन किया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किसके शासनकाल में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया? प्रताप का, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। पूछ सकता है प्रताप किसने प्रकाशित किया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति कब नियुक्त किया गया? 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया। 1916 में मदन मोहन मालवीय की सहायता से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की स्थापना की गई थी। और गांधी जी जब 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 20 सालों बाद, तो 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है, भारतीय विश्व जो प्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और सबसे पहली बार जब गांधी जी आए थे भारत में तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही भाषण दिया था पहली बार और इसी मीटिंग को अटेंड किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, ठीक है। और महात्मा गांधी को उसने कहा था कि पहले आप भारत में आए हैं तो पहले आप आंख खोलकर और कान बंद करके पूरे भारत का भ्रमण करें और भारत की दशा दुर्दशा को देखें कि क्या इस यहाँ पे अंग्रेज कर रहा है, उसके बाद ही आप है जो यहाँ पे सत्याग्रह करने की सोचें। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1916 से 1921 ईस्वी तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड बंगाल के गवर्नर रहे, 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ हो गए थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट यानी कि उग्रवादी और नरमवादी दोनों है जो साथ हो गए थे 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में।
पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। चेम्सफोर्ड के समय 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। चेम्सफोर्ड के समय 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा शिक्षा के लिए आयोग नहीं बनाया गया था या कौन सा बनाया गया था। देखिए, जैसे सैडलर आयोग है, हंटर कमीशन है, 2 बार हंटर कमीशन बनाया गया, हंटर आयोग बनाया गया, ठीक है। एक बनाया गया जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके निरीक्षण करने के लिए, और एक लॉर्ड रिपन के समय बनाया गया था शिक्षा में सुधार करने के लिए। और हार्टोग कमेटी बनाया गया था। हार्टोग कमेटी 1928-27 में बनाया गया था शिक्षा के सुधार करने के लिए। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था, 20 अगस्त 1917 को। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसने दी थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दी थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, जब सैफुद्दीन किचलू है जो उसी के विरोध में उसको है जो अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण है जो जालियांवाला बाग में जालियांवाला बाग में है जो एक भाषण चल रहा था और एक मेला भी था उस त्यौहार पे, बैसाखी मेला, जिस कारण से जनरल डायर ने गोली चला दिया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी के सहयोग आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के समय खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय। तृतीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के समय। तृतीय अफगान युद्ध चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया? तो अक्टूबर 1920 में एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। लॉर्ड रीडिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1921 से 26 तक। लॉर्ड रीडिंग बंगाल के गवर्नर रहे 1921 से 1926 तक। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में मालाबार केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब किया था? नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा किया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई? तो 1922 ईस्वी में भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत कब स्वराज पार्टी की स्थापना किया? तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत, माने कांग्रेस के अंदर में ही स्वराज पार्टी की स्थापना किया 1 जनवरी 1923 को। और स्वराज पार्टी का ये मानना था कि हम सिस्टम के अंदर घुसेंगे, यानी कि लेजिस्लेचर में जाएंगे और है जो अंग्रेज के जो कानून बनाएगा उसका है जो विरोध करेंगे और भारत के लिए वेलफेयर का कार्य करेंगे। आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दी गई? तो 1925 में आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्हें बचपन का नाम उनका मूल शंकर था, और इनका जो पहला हेडक्वार्टर बनाया गया था, मुख्यालय, वो बंबई में बनाया गया था। उसके बाद में लाहौर इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। लॉर्ड इरविन और आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी किए। लॉर्ड इरविन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन बंगाल के गवर्नर रहे। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को। 1927 को गठन हुआ था साइमन कमीशन का, जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के साथ है जो व्हाइट कमीशन थे, व्हाइट मेंबर थे, ठीक है, जिस कारण से इसे बहुत भारी विरोध झेलना पड़ा। और बंबई में जब 3 फरवरी 1928 को ये आए तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगा, जिसमें लाला लाजपत राय ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, जिस कारण से वहां पे सॉन्डर्स के द्वारा है जो लाठी मार के हत्या कर दी गई। भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में कब बम फेंका गया? 1929 में। तो भारतीय चरमपंथी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया। और ये बम किसके लिए फेंका गया था? तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल आया था उस समय 1929 में, उसके विरोध में है जो
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है जो वो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में वहां पे बम फेंके थे, और जबकि किसी को हानि पहुंचाने का मकसद नहीं था, लेकिन और इस कारण से उनको सजा जो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया, इस कारण से नहीं दिया गया। कारण उनका क्या था कि 23 वो पहले सॉन्डर्स को हत्या किए थे, जो सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय को लाठी से मार के हत्या कराया था पुलिस बल से, उसी को हत्या किया था सॉन्डर्स पे, जिस कारण से लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के साथ राजगुरु, ठीक है, 3 लोगों को दिया गया था, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में, याद रखें। लाहौर जेल में जतिन दास ने, जिसे जतिन दा भी बोला जाता है या बाघा जतिन बोलते हैं, लाहौर जेल में जतिन दास ने कब भूख हड़ताल शुरू किया था? तो यह 13 जुलाई 1929 को जतिन दा ने लाहौर जेल में अपना हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया, और ये लगभग 63 दिन तक चला, और 63 दिनों के बाद उनका है जो मृत्यु हो गया था। जतिन दास का मृत्यु कब हुआ? 13 दिसंबर 1929 को। 13 दिसंबर 1929 को है जो मृत्यु हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कितने दिनों तक रहे। ऐसे 63 दिन तक कहीं कहीं पढ़े हैं हम लोग। स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। कहाँ पे? तो लाहौर के रावी तट पे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, सबसे पहले मनाया गया 31 दिसंबर 1930 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पूर्ण स्वराज की है जो, जब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया, और अगला 26 जनवरी 1930 को है जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 5 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? 5 मई 1930 को, और यह 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो खत्म कर दिया गया। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, और क्या इसमें अंग्रेजों ने भाग लिया? तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को, और इसमें कांग्रेस ने, यहाँ पे अंग्रेज भाग लिया था, अंग्रेज ही करवा रहे थे, लॉर्ड जो इरविन था वही तो करवा रहा था, तो भाग तो लेगा ही। तो यहाँ पे कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस, इसको कर लीजिए। ठीक है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ कब? 12 नवंबर 1930 को, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग कौन को लिया? तो ये तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर भाग लेने लंदन गए थे, जबकि गांधी जी ने सेकंड जो हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें भाग लेने लंदन गए थे। देखिए, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया? पूछा गया 5 मार्च 1931। यहाँ पे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, 5 मार्च 1931 को, याद रखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया? तो 4 मार्च 1931 को, जिस दिन ये मतलब हुआ 5 मार्च 1931, जिस दिन मीटिंग हुआ दोनों के बीच, उस दिन स्थगित कर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को। वायसराय भवन, ये हमने तो कई बार एग्जाम में भी पूछा है, 5 मार्च 1931, इसको ध्यान रखें, सुधार कर सकते हैं, या फिर एक बार आप किताब में देख सकते हैं। वायसराय भवन जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, इसमें रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। वायसराय भवन, जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कहते हैं, यह रहने वाले पहले व्यक्ति था लॉर्ड इरविन। वायसराय भवन के निर्माण में कितना वर्ष लगा था और उद्घाटन कब हुआ था? तो 17 साल में वायसराय भवन यानी राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया, और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। कब? 1931 में, लॉर्ड इरविन के समय। इस वायसराय भवन का वास्तुकार कौन कौन था? तो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस का नाम सुने होंगे। सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने वायसराय भवन या राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार इसमें शामिल था। लॉर्ड वेलिंगटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहा? 1931 से 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन बंगाल के गवर्नर रहा, 1931 से 1936। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? तो द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया, और ये जहाज राजपूत से गए थे लंदन, जहां पे बात नहीं बनी है ना, कि पूना पैक्ट, जिसके बाद करना पड़ा पूना पैक्ट। रैमसे मैकडोनाल्ड रिपोर्ट आया जो
दलितों को एक अलग जो सांप्रदायिक प्रणाली दे रही थी, उसके विरोध में है जो गांधी जी अनशन पे बैठ गए यरवदा जेल में, पुणे में। उसके बाद भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच मीडिएट कराए मदन मोहन मालवीय ने मध्यस्थता की और पूना पैक्ट पे 1932 में, सितंबर 1932 में सिग्नेचर हुआ, साइन हुआ। महात्मा गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो 3 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया और ये 1934 तक चला। सांप्रदायिक प्रचंड यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब और किसने किया? तो 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा किया। पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, यरवदा जेल पुणे में, 24 सितंबर 1932। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 1932 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में पास किया गया, कब हुआ? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कब आया? 1935 में। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो यहां पे दिया नहीं गया, आप इसको कमेंट में ढूंढ के बताएं कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। बंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये भी मिसप्रिंट है, यहां भी एक बार 2 क्वेश्चन को हम बाद में आपको कमेंट में जवाब दे देंगे कि बंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने किया था। लॉर्ड लिनलिथगो बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1936 से 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो बंगाल के गवर्नर रहे, 1936 से 43। किसके समय पहली बार चुनाव कराया गया? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय पहली बार चुनाव है जो कराया गया था और ये 1936 से लेकर 1943 तक रहे। 1937 में चुनाव कराया गया था, 1937 में, ठीक है। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो यहां देख सकते हैं कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। कितने? 8 प्रांतों में। 8 प्रांतों का नाम क्या है? तो बॉम्बे है, मद्रास है, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत और असम। ये 8 प्रांत थे जहां पे कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया। बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत और असम। कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी? तो बंगाल में, असम में, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 में खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब किया था? 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किया। 1938 में हरिपुरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस रहे। उसके बाद त्रिपुरी सेशन के लिए गांधी जी की तरफ से पटाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में खड़ा किया गया, जिस कारण से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में दरार पैदा हो गई और सुभाष चंद्र बोस है जो इलेक्शन जीत गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरी सेशन का। इसके बाद से फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कांग्रेस के अंदर में रह करके 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया। लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग मार्च 1940 में की गई। किस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था तथा किसने प्रस्तुत किया? तो पाकिस्तान का मांग किया था, जिसे फजलुल हक। किस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था? तो पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव है जो सिकंदर हयात खान ने बनाया और किसने प्रस्तुत किया? तो फजलुल हक ने, फजलुल हक। पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप का समर्थन किसने किया था? तो खली कुजम्मा पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप का समर्थन किया था। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया, 8 अगस्त 1940 को। और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था 1940 में ही स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा। और प्रथम जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो विनोबा भावे थे और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा
ब्रह्मदत्त थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में? तो स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। और क्रिप्स मिशन को दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से क्रिप्स मिशन वापस चला गया। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा कि यह तो एक बेकार में पड़ा हुआ चेक है, जिसे कोई भी बैंक में भंजाने जाओ तो कोई फायदा नहीं है, यानी बाउंस चेक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार कौन थे? तो नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार यानी कि डायलॉग पार्टनर कौन थे? तो नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ध्यान रहिएगा कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सबसे कम उम्र में युवा अवस्था में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, मात्र 23 वर्ष की अवस्था में। और 1940 में जो रायगढ़ झारखंड में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष भी रहे। और 1942 के समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया? तो 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई गांधी जी के द्वारा, और इसमें नारा दिया गया करो या मरो। और 8 अगस्त 1942 की रात में ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा है जो भारत के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया या नजरबंद कर लिया गया। जैसे कि गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे में नजरबंद किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर, आप जानते होंगे बांकीपुर जो सब्जी बाग के पास है, अशोक राजपथ के पास, यहाँ पे है जो गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो 8 अगस्त 1942 के रात में से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो छोटे कार्यकर्ता थे, छोटे नेता थे, वो है जिस मूवमेंट को बढ़ाए थे, छोटे क्रांतिकारी थे, या फिर जैसे कि राम मनोहर लोहिया, ये जयप्रकाश नारायण ने अगस्त क्रांति स्टार्ट किया था। इस तरह से आजाद दस्ता बनाया था नेपाल में। बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? 1943 में। बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा? 1943 में। लॉर्ड बेबल बंगाल के गवर्नर के, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, समझ सकते हैं। और उसमें ब्रिटिश को दोष दिया जाता है कि ब्रिटिश ने सही से है जो फूड का कलेक्शन किया था, फूड उसके पास मैंने बहुत अच्छा अनाज उसके मात्रा में था, लेकिन वो है जो सबको डिलीवर नहीं कर पाया। उसी को देख रेख में अब तो बहुत अच्छा से सिस्टम बन गया है भारत में। जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम में देखे होंगे कि पीडीएस के थ्रू, यानी कि जो राशन दुकान के द्वारा है जो सारे जो बीपीएल कैंडिडेट या फिर अंत्योदय है, सारे किसानों को या फिर सबको है जो जिस कैटेगरी में आते हैं उसको है जो उसके अनुसार है जो फ्री में राशन प्रोवाइड किया गया। लॉर्ड बेबल बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1944 से 47 तक लॉर्ड बेबल बंगाल के गवर्नर के पद पर है। बंगाल के गवर्नर यह है ना, भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रही है, या फिर आप समझ सकते हैं भारत के वायसराय। वायसराय बेबल कब शिमला में सम्मेलन बुलाया गया? तो 25 जून 1945 को वायसराय बेबल है जो शिमला में सम्मेलन बुलाया 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। और लॉर्ड बेबल ने शिमला सम्मेलन के विफलता की घोषणा कब किया? तो 14 जुलाई 1945 को बेबल ने शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा किया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो 1946 में आया। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन की ही अनुशंसा पे भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा किया कि जून 1948 तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में दे देगा। 20 फरवरी कब? 20 फरवरी 1947 में पूछ सकता है क्वेश्चन कि 20 फरवरी 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो उसके लोकसभा भारत में जैसे होता है वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हाथों में दे देगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? तो मार्च 1947 से जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल रहे। मार्च 1947 से जून 1948 तक। सत्ता हस्तांतरण के लिए, यानी कि पावर ट्रांसफरेशन के लिए
भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कब बनाया गया? तो 24 मार्च 1947 को। सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया 24 मार्च 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा पेश किया गया 4 जुलाई 1947 को। और भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजागोपालचारी CR, ठीक है, चक्रवर्ती राजागोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजागोपालचारी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जितने सारे गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे वन लाइनर दिया गया है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो स्टूडेंट के हित में PDF नोट्स जारी किए, जिसको हम वीडियो के माध्यम से कैंडिडेट को पहुंचा रहे हैं। तो उनका शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे दोस्तों में ज़रूर करें, ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कैसा वीडियो लगा लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।